Dear students, welcome you in my YouTube channel. Today we start third chapter from our history book, रूलिंग द कंट्री साइड की ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से कैसे अंग्रेजों ने शासन किया। द कंपनी बिकेम्स द दीवान, कंपनी दीवान बन गई। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company एज द दीवान ऑफ बंगाल। 15 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में अपॉइंटेड किया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबली टुक पार्ट इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियन एज विटनेस। ये सारी घटना रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई, जहाँ पर कुछ हिंदुस्तानियों को और अंग्रेज़ों को विटनेस बनाया गया, यानी गवाह बनाया गया। बट इन द पेंटिंग अबो, लेकिन जो आपको पेंटिंग ऊपर दिखाई गई है, द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग। द पेंटर वाज कमीशन्ड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ। द ग्रांट of Diwanage clearly was one such event in British imagination। लेकिन जो आपको ऊपर एक चित्र दिखाया गया है, इसमें एक बड़ा इवेंट दिखाया गया है, जिसमें उस चित्रकार ने क्या बनाया है कि रॉबर्ट क्लाइव के जीवन की जो मेमोरेबल इवेंट्स हैं, जो यादगार घटनाएं हैं, उनको पेंटेड किया गया, यानी कि उनको बनाया गया है। और बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाने के बाद अंग्रेज़ों ने निश्चय ही इसे एक बिग इवेंट, एक बड़ी घटना माना था। ये उनकी कल्पना थी। एज दीवानी के तौर पर द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. जब पूरे कंपनी ने जब उनके जो लैंड थी जिस पर वो खेती करते थे, उस पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था, वो वहाँ के शासक बन गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि जो ज़मीन पर शासन चलाने के लिए वो अपनी आमदनी को इकट्ठा करने का एक रास्ता ढूंढा कि कैसे वो लोग पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा कि कंपनी के बढ़त खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सके। कंपनी के व्यापार ट्रेड के नाते उन्होंने यह भी ख्याल रखा कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें थीं। Over the year, the company also learned that it had to be moved with some coalition. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled by they could not be entirely emulated। समय के साथ साथ कंपनी को भी ये समझ आने लग गया था, जैसे जैसे साल बीतते गए थे, कि अब उन्हें बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बाहर की ताकतें हैं या जो आउटसाइड थी, वो उन्होंने लोगों को शांत करा रखा था, जो गांव के एरियाज में पहले से शासन करते थे, जिनके पास अब काफ़ी ताकत भी थी और रिस्पेक्ट भी थी। वो लोग अपनी जो पावर थी, उनकी जो पावर थी, वो लोकल एरियाज में रह चुके थे। उन्होंने नियंत्रण किया कि लेकिन उन्हें कंपनी को रियलाइज हुआ कि वो उनको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन वो उनको ख़त्म नहीं कर सकते। हाउ वाज दिस टू बी डन? यह कैसे हुआ? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू colonize the countryside, organized revenue resources, redefined the rights of people and produced the crops it wanted। अब कंपनी ने क्या किया? ग्रामीण इलाकों में कैसे वो उपनिवेश कोलिनेशन कर सकते हैं, कैसे वो अपनी आय के रिसोर्सेज जुटा सकते हैं, लोगों के अधिकार
किस लोगों के अधिकार किस तरह तय किए जा सकते हैं और कैसे वो फसलों की खेती, अपनी मनपसंद की फसलों की खेती कैसे उनसे करवा सकते हैं। द रिवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कंपनी को रिवेन्यू मीन्स यहाँ पर आमदनी की, वो लोग कैसे पैसे बना सकते थे। द कंपनी हैड बिकेम द दीवान, कंपनी तो दीवान बन गई, बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमली एज अ ट्रेडर, लेकिन वो अभी भी खुद को एक व्यापारी मानते थे। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ assessment and collection. The effect was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk clothes as cheaply as possible. उन्होंने क्या किया, लेकिन कंपनी तो पैसे कमाना चाहती थी, लगान लेना चाहती थी लोगों से, कैसे वो उनसे कैसे वसूली कर सकती है, और अब उसको रेगुलर बनाने के लिए वो हिचकिचा रही थी। उनकी तो कोशिश यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा कर सके, जो राज्य की आय थी उसको इकट्ठा कर सके, और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती जो कॉटन क्लॉथ्स थे और सिल्क थे वहाँ से खरीद सकें, जिस कारण से 5 साल के अंदर कंपनी ने, जो बंगाल में कंपनी थी, कंपनी द्वारा जो उन्होंने वस्तुएं खरीदी थी, वहाँ से थिंग्स खरीदी थी, उनका जो मूल्य था कि कॉस्ट थी उनकी वो डबल हो चुकी थी। लेकिन बिफोर 1865, लेकिन 1865 से पहले द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन के लिए उससे पहले कंपनी सोने और चांदी का आयात करती थी। इंपोर्ट होता है अपने देश से हम लोग जब किसी वस्तु को बाहर भेजते हैं उसे बोलते हैं इंपोर्ट। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, लेकिन अब वो इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। बंगाल में पैसा न होने के, इकट्ठा पैसा होने के कारण पैसे का निर्यात किया जाने लगा। आयात होता है, इंपोर्ट होता है दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, और एक्सपोर्ट होता है अपने देश से दूसरे देश में भेजना। सून इट वाज क्लियरली दैट, लेकिन ये जल्दी ही जाहिर हो गया कि कंपनी बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्रिस्टी। डीप क्रिस्टी का मीनिंग है कि गहरा संकट में आना, कि बंगाल की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो एक गहरे संकट में है। आर्टिशियन वर डेजर्टिंग विलेज, जो वहाँ के कारीगर थे वो गांव छोड़ रहे थे, सिंस बिकॉज दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइस, क्योंकि वहाँ के जो कारीगर थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो कम पैसे में अपनी जो वस्तुएं थी कंपनी को बेच दें। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज, वहाँ के जो किसान थे वो भी अपना लगान पूरी तरह से चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, क्योंकि उनका जो लगान था वो काफ़ी ऊंचा था। आर्टिशियन प्रोडक्शन वाज इन द डिक्लाइन, डिक्लाइन होता है पतन, एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन सोन सिंस ऑफ कोलैप्स। देन इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal, about 1/3 of the population was wiped out। लेकिन जब उनको कारीगरों का जो वो था, उत्पादन था, जो उनकी प्रोडक्शन थी वो गिरती जा रही थी, और वहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन 77 में जो अकाल पड़ा बंगाल में, जहाँ पर 1 करोड़ लोगों की हत्या की गई, इस अकाल से लगभग वहाँ की 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो समाप्त हो गई। वेट, इस चैप्टर में हम आगे ये देखिए, आपको पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पर गांव के गांव खाली हो गए। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, खेती में सुधार की आवश्यकता हुई। इफ़ द इकोनॉमी was in ruin, could the company be creation of its revenue income? अगर जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक्स थी, वो संकट में थी, तो कंपनी अपने राजस्व के बारे में, अपनी आय के बारे में कैसे आश्वस्त होता है कि निश्चित हो जाना, कैसे निश्चित रह सकती थी। The most company officers began to feel that investment in land had to be
अनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। उनको लगता था कि अगर वो हमारी जो लैंड है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करे, कुछ पैसे लगाए तो खेती में सुधार हो सकता है। हाउ वाज दिस टू बी डन, और यह कैसे किया जा सकता था। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चलती रही। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड इन परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, और आखिरकार कंपनी ने एक इंट्रोड्यूस करवाया एक परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में बनाई गई, उसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें क्या किया, क्या नियम, क्या कंडीशंस रखी गई। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इसकी कंडीशंस थी। द राजा एंड तुगलक्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार, वहाँ के जो राजा थे, जमींदार थे, तुगलक्स थे, उनको जमींदार के नाम से जाना जाता था। दे वर आस्क्ड टू कोलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रिवेन्यूज टू बी कंपनी, वो लोग वहाँ के जो किसान थे उनसे लगान वसूल करते थे और कंपनी में जमा करवाते थे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, वहाँ पर जो अमाउंट थी, जो लगान थी, वो फिक्स की गई। दैट इज, इसका मीनिंग ये था, इट वाज नॉट बी इंक्रीज्ड इवन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा। उन पैसों की जो एक कीमत रखी गई थी उनको बढ़ाया नहीं जाएगा। इट वाज फेल्ट दैट, और यह इसलिए महसूस किया गया, दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। यह ऐसा इसलिए किया गया कि उनको नियमित रेगुलर रूप से लगान मिल सके और जमींदार अपनी ज़मीन में कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उसमें सुधार ला सकें। द रेवेन्यू डिमांड, सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। लेकिन उनको लगता था कि राज्य की ओर से जो उनको लगान मिलने वाली, राजस्व मिलने वाला है, उसकी तो मांग बढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन जमींदार बढ़ते उत्पादन से तो फ़ायदे में रहेंगे। अब ये उनको एक समस्या नज़र आई। द प्रॉब्लम, अब वो समस्या क्या थी, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अब समस्या ये पैदा हुई कि कंपनी ऑफिसर्स थे, उन्होंने पाया कि जो जमींदार थे वहाँ के, वो इन्वेस्टमेंट, जो खेती थी उसमें सुधार लाने के लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे थे। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, जिस कारण से जो टैक्स रखा गया था, उन्होंने जो एक लिमिट रखी गई थी वो काफ़ी ऊंची हो गई, जिसे जमींदार पे नहीं कर पा रहे थे। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट ही जमींदारी, जो इसको पे नहीं कर पाता था वो अपनी जमींदारी खो देता था। नोमरस जमींदार्स वुड सोल्ड ऑफ एट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय द कंपनी, और बहुत सारे जमींदारों ने तो अब कंपनी को अपनी जो ज़मीन थी उनकी वो नीलाम कर चुके थे। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के पहले दशक में द सिचुएशन चेंज, वहाँ के हालात बदल गए थे। द प्राइस इन द मार्केट रोज, वहाँ पर जो उनकी कीमत थी वो बढ़ी। एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, और खेती का भी विस्तार हुआ। इट मीन्स एन इंक्रीज एंड द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। इसमें सुधार होने से जमींदारों की आमदनी में ना ही बहुत ज़्यादा सुधार आए, लेकिन कंपनी को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए वहाँ की जो टैक्स थी, राजस्व थी, राशि थी, वो तय कर चुकी थी। अब उसमें कोई वृद्धि नहीं कर सकता था, कोई भी उसको बढ़ा नहीं सकता था। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब तो जो जमींदार थे, जमींदारों ने भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे कुछ खास। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट, कुछ ने तो अपनी सालों की जो सेटलमेंट के लिए अपनी जो सालों की ज़मीन थी वो गंवा चुके थे, और जो बचे हुए थे वो बिना किसी
शानी के बगैर किसी इन्वेस्टमेंट का खतरा नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि उनको किसी प्रकार की इनकम नहीं दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे तो वो ज़मीन में सुधार की परवाह ही नहीं करते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ के किसान थे वो इस कंडीशंस में डिक्लाइन होता है, पतन दमनकारी होती हुई दिखाई दे रही थी। किसान जो लोग लगान चुकाना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ज़मीन पर उनका अधिकार अभी भी सेफ नहीं था। लगान चुकाने के लिए वो अक्सर लैंड लॉर्ड होते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, उनसे पैसे लेते थे। अगर वो पैसे नहीं चुका पाते थे समय पर तो उनकी वो ज़मीन वहाँ के जो साहूकार थे वो हड़प लेते थे, उसको अपने में जमा कर लेते थे। नेक्स्ट पार्ट वी रीड टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।